नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आपके साथ मैं हूं तुलिका दीक्षित। मुजफ्फरनगर दंगे का सच क्या था? मुजफ्फरनगर दंगे की आग में पेट्रोल फेंकने का काम किसने किया? वो कौन था जो इस दंगे की आग में दूसरों का घर जलाता रहा? वो कौन था जो इस दंगे के लिए जिम्मेदार था? इन तमाम बातों की सच्चाई जानने के लिए जस्टिस विष्णु सहाय की रिपोर्ट को यूपी विधानसभा में पेश किया गया और जो कुछ रिपोर्ट में था उसका सिर्फ एक मतलब है कि दंगे के दोषी पुलिस प्रशासन वाले थे और सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। जस्टिस विष्णु सहाय की रिपोर्ट पर मैं कोई सवाल खड़ा नहीं कर रही हूं, बस एक छोटा सा और बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि क्या पुलिस प्रशासन सरकार के नहीं तो फिर किसके हैं और क्या मुजफ्फरनगर को इंसाफ मिल गया इस रिपोर्ट के बाद? यूपी के मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए दंगे पर जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट रविवार को यूपी विधानसभा में पेश की गई। 700 पन्ने की रिपोर्ट में मुजफ्फरनगर के तत्कालीन एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे और एलआईयू इंस्पेक्टर प्रबल प्रताप सिंह को दोषी माना गया। इन दोनों के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश की गई। साथ ही एडीजी अधिसूचना से मामले में सफाई मांगी गई। खास बात यह है कि रिपोर्ट में अखिलेश सरकार को क्लीन चिट दे दी गई। अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर जिले में हुई हिंसा की सच्चाई को जानने के लिए बनाई गई जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर दिया गया। जांच रिपोर्ट में जिले के तत्कालीन एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे और एलआईयू इंस्पेक्टर प्रबल प्रताप सिंह को दोषी पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगों के बड़े बनने की वजह हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण रहा। मुजफ्फरनगर में आयोजित महापंचायत की रिकॉर्डिंग नहीं की गई। जिले की अधिसूचना एजेंसी हालात को समझने में विफल रही। तत्कालीन डीएम कौशल राज शर्मा की लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। घटना की पहली रात में तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी के शासकीय तबादले का जनता में गलत संदेश गया। दंगों को बढ़ा चढ़ाकर झूठी अफवाह फैलाने में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया की भूमिका रही। जांच रिपोर्ट में अखिलेश सरकार को क्लीन चिट सौंप दी गई है। साथ ही बीजेपी और बीएसपी के आरोपी नेताओं के बारे में भी रिपोर्ट में कोई संस्तुति नहीं की गई है। जस्टिस सहाय कमीशन ने रिपोर्ट में लिखा है कि हेट स्पीच और यूट्यूब पर वीडियो क्लिप पोस्ट करने वालों के खिलाफ पहले से ही मुकदमा दर्ज है। हालांकि इस रिपोर्ट को कांग्रेस और बीजेपी चैलेंज कर रही है। मुजफ्फरनगर का दंगा प्रशासनिक मशीनरी का फेल्योर था और चूंकि सरकार की नीयत भी साफ नहीं थी, सरकार इस संबंध में न्याय नहीं करना चाहती थी, इसलिए सरकार ने एक आयोग का गठन किया और उस आयोग ने काफी लंबे समय के बाद 700 पृष्ठों की लगभग रिपोर्ट प्रस्तुत की। आज मैंने सरसरी तौर से कुछ पेज को देखा है, लेकिन बहुत गहराई से उसमें छानबीन भी नहीं की गई। आखिरकार वो कौन से व्यक्ति थे कि जिन्होंने सीओ को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो थानेदार से कहें कि अमुक अमुक व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए? इसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। लोगों ने कहा है, पहली बात तो रिपोर्ट आज आई है, रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही, पूरे विस्तार से उसका अध्ययन करने के बाद ही कोई वर्जन दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो अध्ययन के साथ होगा। लेकिन पहले दिन से हम लोगों ने कहा है कि रिपोर्ट का कोई औचित्य इसलिए नहीं बैठता कि 700 पन्ने की रिपोर्ट है और जिन चीजों को हम पहले दिन से कह रहे हैं, जिन चीजों को जनता जानती है, जिन चीजों को जनता ने पूरी तरह से समझा है, आखिर कौन से कारण थे? अपराधियों तक, सचिन गौरव के हत्यारों तक पहले ही दिन वहां के एसपी और वहां के डीएम के हाथ पहुंच गए थे। तो कौन से लोगों के इशारे पर वहां के जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी और तत्कालीन एसएसपी का ट्रांसफर किया गया? ऐसे कौन से लोग थे जिनके इशारे पर थाने से उन लोगों को छोड़ा गया, जिन पर कहीं ना कहीं सचिन और गौरव की हत्या का ये अपराध माना जा रहा था? ऐसे लोगों को छोड़ने की आवश्यकता क्या थी? और इस जांच के बाद जो हम लोगों के यहाँ से आई है, उसमें क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में इस समय लंबित है और सर्वोच्च न्यायालय इसको पूरी तरह से देख रहा है, इसलिए हम लोगों को बोलना भी उचित नहीं है, क्योंकि मामला एसएलपी में सर्वोच्च न्यायालय में है। जस्टिस सहाय कमीशन की रिपोर्ट को लेकर एक तरफ अफसरों पर कड़ी
दलों ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सवाल ये भी है कि इतने बड़े दंगे की जांच के लिए बनाया गया आयोग नेताओं की भूमिका पढ़कर सुझाव देने में नाकाम रहा है। अब ऐसे में मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर जो रिपोर्ट सौंपी गई है और जिन अधिकारियों की गलती मानी गई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लखनऊ से के न्यूज के लिए शबी हैदर की रिपोर्ट। वहीं मुजफ्फरनगर दंगों की जांच करने वाली जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन ने दंगों के लिए अखिलेश यादव सरकार को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इसके लिए प्रशासन, पुलिस और इंटेलिजेंस तीनों को जिम्मेदार माना गया है। दंगे भड़काने के लिए कुछ सियासी पार्टियों के नेताओं और अफवाहें फैलाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया को जिम्मेदार माना गया है। ये रिपोर्ट विधानसभा में सीएम अखिलेश यादव ने पेश की और इस मामले पर कैबिनेट मंत्री आजम खान ने क्या कहा वो सुनिए। सहाय कमीशन कोई आसमानी किताब तो है नहीं, किसी पैगंबर या किसी वली की रिपोर्ट तो है नहीं। एक रिटायर्ड जज साहब की रिपोर्ट है, वो किस हद तक सही और गलत है इस पर कोई बहस तो हो रही है। दूसरा कमीशन बैठे, तीसरा बैठे, उसके क्या तथ्य सामने आए, अगर बैठे तो मैन टू मैन डिफर करता है कि उसका जस्टिस का मापदंड क्या है, उसकी जांच का दायरा कितना है। जस्टिस सहाय ने जो रिपोर्ट दी है तो हरफ आखिर तो है नहीं। मेरा मानना यह है कि इस दंगे को बढ़ावे में मीडिया का बहुत अहम रोल। वहीं मेरठ के सरधना सीट से बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी संगीत सोम ने क्या कहा वो भी सुनिए। नहीं तो अगर प्रशासन को क्लीन चिट दी गई है, तो प्रशासन को दोषी माना है, तो सरकार कहां निर्दोष हो गई? प्रशासन किसका है? प्रशासन तो सरकार का है और सरकार की बनाई हुई कमेटी थी। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे से हमारा कोई मतलब नहीं है, और अब उन्हीं की बनाई हुई कमेटी ने कह दिया कि इनका कोई मतलब नहीं है। इसमें पूर्ण रूप से सरकार के बैठे हुए काबीना मंत्री जिन्होंने अपनी एक फर्जी कमेटी बना के और जो उनकी रिकॉर्ड कर रखा था सब, किसी पत्रकार ने उस पर स्टे करा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। तो जस्टिस विष्णु सहाय की इस रिपोर्ट के आने के बाद कई सवाल उठे। 2 महीने में इस आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन 2 महीने से 2 साल हो गए, 12 दिन हो गए, और अब जाके जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो उसके बाद अब उंगलियां उठने लगी, जाहिर तौर पर, क्योंकि इस रिपोर्ट में सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है और पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो प्रशासन के ऊपर थोप दिया गया है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये रिपोर्ट कितनी सही है और क्या मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को इस रिपोर्ट के बाद न्याय मिल गया है उनको। अब इसी पर हम चर्चा करते हैं और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ से पूर्व आईएएस अनीस अंसारी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार एपी ओझा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और समाजवादी पार्टी से मनीष जगन अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष जगन अग्रवाल जी, आप ही के पास आएंगे क्योंकि रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में आपकी सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया है। मनीष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तुलिका, कैन यू हियर मी? आवाज टूट के आ रही है। तुलिका, कैन यू हियर मी? जी सुरेंद्र जी, आपकी आवाज पहुंच रही है? नहीं आ रही है तुलिका, टूट के आ रही है। अगर आपको चलिए, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं मिल रही है, किसी भी मेहमान को नहीं मिल रही है। चलिए, उस तकनीकी खामी को हम दुरुस्त करवाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में साल 2013 में एक हिंसा हुई थी और इस हिंसा में करीब 68 लोगों की मौत हो गई थी और 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे, जो अभी भी मुजफ्फरनगर में बेघर होकर शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं और नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। वहीं मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के बाद कुल 567 मुकदमे दर्ज किए गए और इस रिपोर्ट की जांच के, इस दंगे की जांच के लिए जस्टिस विष्णु सहाय आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने
को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन 2 महीने से वक्त बीतता गया और लगातार इस आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया। 5 बार कार्यकाल बढ़ाने के बाद 2 साल 12 दिन बाद इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष के निशाने पर समाजवादी पार्टी आ गई है, राज्य सरकार आ गई है, क्योंकि इस रिपोर्ट में राज्य सरकार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया गया है और सारी जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ा गया है एसएसपी सुभाषचंद्र दुबे और एलआईयू इंस्पेक्टर प्रबल प्रताप सिंह के ऊपर। तत्कालीन डीएम कौशल राज शर्मा को भी इस मामले में जवाबदेह बनाया गया है, उनको भी जवाब देना होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन था, सरकार इसमें पूरी तरह से बेदाग थी और इसको लेकर सवाल उठे, कई सवाल उठे। विपक्ष ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है और जैसा कि अभी बीजेपी विधायक ने कहा कि अगर प्रशासन जिम्मेदार है तो प्रशासन को क्या सरकार से अलग किया जा सकता है? प्रशासन जिम्मेदार है तो जवाबदेही सरकार की बनती है, सरकार को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में सरकार को क्लीन चिट देने के अलावा जहां प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है, वहीं रिपोर्ट में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर झूठी अफवाह फैलाने में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया की भूमिका थी, लेकिन उन्हें दंगों के लिए दोषी नहीं माना जा सकता। आपको बता दें कि अगस्त सितंबर 2013 में यूपी में के मुजफ्फरनगर में ये भीषण दंगे हुए थे, जिसमें करीब 68 लोगों की मौत हो गई थी और 40,000 लोग बेघर हो गए थे। एक बार फिर से हम रुख करेंगे अपने मेहमानों का जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष जगन अग्रवाल जी, सबसे पहले आप ही से सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त घेरे में आपकी सरकार है। जो रिपोर्ट आई है उसमें राज्य सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है और सारी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों पर थोप दी गई है। तो एक तरफ जहां जस्टिस विष्णु सहाय की रिपोर्ट आई जिसमें राज्य सरकार को क्लीन चिट दे दी गई मुजफ्फरनगर दंगों के लिए और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया, वहीं कानपुर में 28 फरवरी 2014 को हुए जीएसवी मेडिकल कॉलेज बवाल मामले में हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश राजमणि की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी गई। इस रिपोर्ट में बवाल के लिए तत्कालीन एसएसपी यशस्वी यादव और तत्कालीन जिलाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि कानपुर नगर के विधायक इरफान सोलंकी, जो कि इस पूरे हिंसा के लिए कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लग रहा था, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीएम की ओर से मामले को बिगड़ने से रोकने के लिए वास्तविक प्रयास ही नहीं किया गया। अगर इन दोनों के स्तर से गंभीरता से प्रयास किया जाता तो डॉक्टर इतनी बड़ी हड़ताल नहीं करते। 2014 में कानपुर में हुए इस बवाल से जूनियर डॉक्टरों से मारपीट से शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये बवाल उत्तर प्रदेश के कई शहरों में फैल गया था। कई दिनों तक हंगामा जारी रहा। जस्टिस विष्णु सहाय की रिपोर्ट के बाद कई सवाल उठे, क्योंकि इस रिपोर्ट में राज्य सरकार को क्लीन चिट देकर प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष जगन अग्रवाल जी, आपके पास आएंगे और इस रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले आपसे जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सरकार को क्लीन चिट देकर विरोधियों के निशाने पर आप आ गए हैं। देखिए, जस्टिस विष्णुकांत सहाय कोई समाजवादी पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं है जी। जस्टिस विष्णुकांत सहाय एक पूर्व जस्टिस रहे हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ जिक्र किया है कि समाजवादी पार्टी का इसमें कोई योगदान नहीं रहा। इस दंगे के अंदर, इस दंगे में पूरी तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी के एक पूर्व सांसद कादिर राणा, उनका रोल था और इस दंगे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ था।
समाजवादी पार्टी का इस दंगे से कोई सरोकार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपनी भूमिका सही ढंग से निभाई, दोषियों को जेल भेजने का काम किया और अधिकारियों के ट्रांसफर हुए उस समय, और अब जबकि रिपोर्ट आ गई है तो रिपोर्ट के बाद जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, हमारे साथ पूर्व आईएएस अनीस अंसारी साहब बैठे हुए हैं। अनीस अंसारी साहब, रिपोर्ट में सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने आई है। अभी हाल ही में जो कानपुर में जो हिंसा हुई थी, जो डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी थे, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। और इसके अलावा अगर रंगनाथ मिश्र जांच आयोग की बात करें तो इन्होंने भी मुजफ्फरनगर 1984 में जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हिंसा हुई थी, उसमें भी सरकार या किसी को नहीं देते हुए कानपुर, जहां पे सबसे ज्यादा सिखों को मारा गया था, वहां पे कानपुर के डीएम को इसके लिए दोषी ठहरा दिया गया था। जस्टिस राजेंद्र सच्चर की कमेटी ने मेरठ में हाशिमपुर कांड में भी उस वक्त के पुलिस वालों को ही दोषी ठहराया गया था। तो ये पहला मामला नहीं है जब सरकार को क्लीन चिट देकर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस को दोषी ठहराया जाता हो। अनीस जी, आपसे है। जी, देखिए, कानूनी सूरत तो ये है जी कि जिले में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की कानूनी जिम्मेदारी है, हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस के अफसरों की होती है। जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जिम्मेदारी जिले के प्रशासन की होती है जी, और उसको थोड़ा सा और ढील दे तो ऊपर तक होम सेक्रेटरी और डीजीपी तक बात जाती है। लीगली स्पीकिंग, कानूनी नजर से देखें तो ये स्टैंड सही है कि जो नाकामी हुई है और दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, उसके लिए सीधे तरीके से तो जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी ही जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। लेकिन सारे कम्युनल राइट्स में या जो और भी पब्लिक डिसऑर्डर के मामले होते हैं जी, उनमें पहले से एक माहौल बनाया जाता है। हाँ, वो माहौल बनाने के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत से शामिल होते हैं जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते, या गवर्नमेंट का हिस्सा होते भी हैं तो उनको आप इंक्वायरी में लाने में आपको दिक्कत आएगी। कोशिश ये करना चाहिए इंक्वायरी के वक्त कि जो हादसा हुआ या जो झगड़े हुए उससे पहले 10-15 दिन पहले माहौल कैसा था, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। अभी तक जितनी रिपोर्टें आवाम से और अखबारों से मिली हैं उसमें ये बात खुल के आ रही है कि जो पंचायतें हुई, महापंचायत जाटों की या कादिर राना साहब ने की या और लोगों ने भी, शामली वगैरह में भी, उन पंचायतों में जो माहौल खराब किया गया और हिंदू मुस्लिम के बीच में कशीदगी पैदा करने की कोशिश की, उसकी वजह से एक छोटा सा फैमिली का जो झगड़ा था, दो खानदानों के बीच में झगड़े थे लड़की को छेड़ने के, उसको कम्युनलाइज कर दिया गया। हाँ। उसमें जरूर किसी न किसी गैर सरकारी आदमी की भूमिका है और उस भूमिका को कमीशन को देखना चाहिए था। मैंने रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन जो अखबारों में कमेंट आए उससे लगता है कि कुछ पॉलिटिकल फंक्शनरीज के ऊपर कमेंट किए गए हैं कि उनकी स्पीचेस की वजह से, उनकी तकरीरों की वजह से मामला बिगड़ा है। जी। एक चीज मुझे जाती तौर पर मालूम है, एक उस वक्त समाजवादी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी थे कमाल फारूकी साहब जी, उन्होंने पंचायत होने से कम 1 दिन पहले 2-3 दिन से वो कोशिश कर रहे थे। उस वक्त के डीजीपी जो अरुण कुमार थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और उनसे मिलने के बाद वो मेरे पास आए थे, मेरे गरीब खाने पर जी। और वहां उन्होंने ये तफसील बताई थी कि पंचायत होने जा रही है, उसमें बहुत कम्युनल स्पीचेज होंगी, असलाह वगैरह लोग लेके जाएंगे, ऐसा उनका डर था। उन्होंने ये इत्तला उस वक्त के डीजीपी को जाती तौर पर दी थी। अगर ऐसी इत्तला उन्होंने दी थी तो फिर डीजीपी की जिम्मेदारी थी कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को हिदायत देते कि इस तरह की पंचायत को नहीं होने देना चाहिए जी। अगर पंचायत को नहीं होने दिया जाता तो मुझे लगता है कि ये राइटिंग जिस बड़े पैमाने पर हुई कि आजादी के बाद बहुत कम जगहों पे इतने खतरनाक दंगे हुए, वो सूरत न पैदा होने पाई। चलिए, सुरेंद्र राजपूत जी, यहाँ पर आपके पास आएंगे। जैसा कि अभी अनीस जी भी कह रहे हैं और अभी हमने मनीष जी को भी सुना, अनीस जी का कहना है जाहिर तौर पर जिम्मेदारी जो है जो लोकल प्रशासन की होती है उसकी होती है, लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आज के जो हालात है वो प्रशासन पर जो राज्य सरकार है उससे
उस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोगों का इतना दबाव है, ये बात बहुत बार प्रमाणित हो चुकी है, कितना दबाव रहता है कि वो अपनी मनमर्जी से काम ही नहीं कर सकते हैं। ये बात लगातार उठती रही है और ऐसे में अगर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो क्या राज्य सरकार को क्लीन चिट दी जा सकती है? तुलिका, महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है आपने। आप ये एक चीज को देखें, चूंकि हम सब लोग यहाँ सभ्य लोग बैठे हैं और गवर्नमेंट की फंक्शनरी जानते हैं जी, प्रशासन दोषी है तो शासन कहाँ है जी, और अगर शासन प्रशासन को नहीं संभाल पाया तो ऐसे शासन की जरूरत कहाँ है। आप बड़ा स्पष्ट रूप से देखें कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार का शासन है और प्रशासनिक तंत्र के लोग वहां पर फेल होते हैं, प्रशासनिक तंत्र की गड़बड़ है और आपको ये बात मालूम है, तो वो गड़बड़ को बड़ी सिंपल सी आप बात बता दें मुझे कि वहां पर दिक्कत कहाँ है। आप उस गड़बड़ को पहले से ठीक कर सकते थे, दुरुस्त कर सकते थे जी। एक बात अनीस भाई ने बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक फेल्योरिटी है और वहां दो परिवारों का झगड़ा, दो खानदानों का झगड़ा था। ये बात बिल्कुल सही है, वहां हिंदू मुस्लिम राइट था ही नहीं, वहां जाट वर्सेस कुरैशी राइट हो गया जी। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं क्योंकि वो मेरा एरिया है, मैं रहने वाला हूं वहां का। और अगर पूरी तरीके से दो आपराधिक घटनाओं को, पहले जिस लड़के की, कुरैशी लड़के की जो मृत्यु हुई है इनके चाकू से, और उसके बाद उन दो लड़कों की जो मृत्यु हुई है वहां की भीड़ के द्वारा, अगर उस पर एक प्रभावी कानूनी कार्रवाई शासन और प्रशासन के द्वारा कर दी जाती और जो दोषी थे उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई कर दी जाती तो ये दंगा नहीं भड़कता। उसके बाद पंचायत में असलहे आए या नहीं आए, लेकिन पंचायत में जो लोग आए थे बिजनौर वगैरह की तरफ से, उन लोगों को रोक करके एक नहर के पास में उनको काट करके फेंका गया 17-18 लोगों को, जिसके बाद वो दंगा गांव में पहुंचा। वो अगर नहीं होता, वो सीधे सीधे इंडिकेशन मिस्टर राणा की तरफ है, वहां पर जो बीएसपी के जो एमपी हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी स्पष्ट रूप से उसके बाद की आप स्थिति देखें, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो 10-15-20 दिन से वहां पर 10-15-20 दिन से नहीं, वहां पर 6 महीने से माहौल खराब किया जा रहा था। देवबंद से माहौल खराब किया जा रहा था, लुड़की से एक लड़की गायब हुई थी, शामली में हुकुम सिंह पंचायत कर रहे थे, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, जो वर्तमान भाजपा के सांसद हैं। एक दलित लड़की वहां से गायब हुई थी और उसके बाद वो शामली में पाई गई थी 4 लोगों के साथ में, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। उसके बाद वहां पर माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही थी, देवबंद में माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही थी। ये जो नॉन स्टेट एक्टर थे, जो कहीं ना कहीं अपने वीडियो के द्वारा, मोबाइल के द्वारा जो वायरल कर रहे थे, जिसमें तथाकथित रूप से भाजपा के एक बड़े नेता जो वर्तमान में विधायक भी हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध थी। उनके भी मोबाइल से वो वीडियो वायरल हुआ था जो पाकिस्तान में कहीं का वीडियो था जी। तो जिस प्रकार से राजनीतिक लोग भारतीय जनता पार्टी के, संघ के या फेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन, राइट विंगर जितनी भी थी, सबके, इसमें खाली मैं इसको बोलूं कि नहीं, दोनों तरफ के लोगों ने जिस प्रकार से उसमें भूमिका निभाई है वो अपने आप में अक्षम्य है। आप उस भूमिका को लेकर के, मुझे हैरानी है आज जस्टिस विष्णु साहब की रिपोर्ट से कि 68 लोग मर गए और जिम्मेवार कोई नहीं। एक एलआईयू का इंस्पेक्टर जिम्मेवार और एक उन्होंने कह दिया साहब डीएम साहब ने कार्रवाई नहीं की तो उनसे हम पूछेंगे। क्या अजीब किस्म का मजाक है ये रिपोर्ट जो है जिस तरीके की। आप स्थिति को देखिए, वहां पर एक तरफ तो वहां के दंगे को कवर करने के लिए आज तक के रिपोर्टर्स को विशेषाधिकार हनन समिति के सामने पेश करने की बात की जा रही है जी। दूसरी तरफ उस दंगे में आप यही नहीं बता पा रहे हैं कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। तो ये विष्णु साहब की रिपोर्ट में तो उसी तरीके की बात हो रही है कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। और दूसरी एक हिंदी की कहावत नहीं है कि पंचों का कहा सिर माथे और पटनाला तो वहीं बहेगा। तो इस तरीके की जितनी बातें हैं ना, ये विष्णु साहब यहाँ पर आपको हम थोड़ा रोकना चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ सतीश निगम जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वो उस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था मुजफ्फरनगर हिंसा के दौरान, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री आजम खां के ऊपर उंगली उठी थी। उसमें उन्होंने जो पत्रकार हैं उनको पूरी तरह से दोषी ठहराते हुए आजम खां को क्लीन चिट दे दी थी। सतीश निगम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जो आपने रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट में आपने कौन कौन से बिंदु थे जिनको ध्यान में रखकर अपनी जांच की थी? इसमें ध्यान में रखने का एक ही बिंदु था कि क्या आजम खान साहब जो सरकार में मंत्री भी थे, वरिष्ठ मंत्री थे और बहुत सीनियर
सीनियर पॉलिटिशियन थे उनके खिलाफ जो आरोप लगाया गया तो वो सही है। आपने अपनी रिपोर्ट में ऐसा क्या पाया अपनी जांच में कि आपको लगा कि पत्रकार दोषी हैं और आजम खान को क्लीन चिट मिलनी चाहिए? इसको कई लेवल पे एग्जामिनेशन के दौरान जो सबूत है वो दीजिए, जो आपका जो रॉ मटेरियल है हमको वो दीजिए, रॉ फुटेज दीजिए। तो वो हम लोगों को कभी भी रॉ फुटेज नहीं दिया गया सर। हम आपने शूट किया है क्योंकि उस चैनल में आपने रॉ फुटेज नहीं दिया सतीश जी, तो आपने यहाँ पर ये मान लिया कि ये जो ऑडियो टेप है, ये जो सीडी के साथ ऑडियो टेप था वहां पर, वो फर्जी है और आजम खान की कहीं भी संलिप्तता नहीं है। एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन में ये आया कि और जो कैमरा दिया वो इस कैमरे से शूट हुआ, उस कैमरे से भी शूट नहीं हुआ। इससे इनकी मंशा पूरी तरह से ये मालूम पड़ रही थी कि अपनी जगह गलत है। और फोरेंसिक रिपोर्ट भी जो आई है वो फोरेंसिक हैदराबाद की है, और भी एक जगह हम लोगों ने कराई थी। हैदराबाद की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आया है कि इसमें इन्होंने जो है वो छेड़खानी की है, और ये ओरिजिनल आपको रॉ फुटेज नहीं दिया है, ना ही इसमें ओरिजिनल कैमरा दिया है। तो जब हमको ओरिजिनल चीज आप मांगने के बाद नहीं दे रहे तो अपने आप एक शंका के दायरे में तो आ ही जाते हैं। लेकिन आगे की जांच के दौरान हमने ये पाया कि निश्चित रूप से उसमें ये बहुत सारी इनकी गलतियां थी। कहीं भी किसी अधिकारी के जो बयान हुए, किसी अधिकारी ने नहीं ऐसा कहा कि आजम खान साहब दोषी थे उसमें, या आजम खान साहब का कोई फोन आया था। इसके अलावा और भी जो हमने डेटा कलेक्ट किए उससे कहीं से भी नहीं ये बात जाहिर हुई कि आजम खान साहब दोषी थे, बल्कि मतलब आजम खान साहब का नाम उस अधिकारी के मुंह में डालने का प्रयास किया गया। और उसके बाद अपनी ओर से, जबकि एनबीसी की गाइडलाइंस है, एनबीए की गाइडलाइंस है कि कोई भी आप नाम सजेस्ट नहीं कर सकते, फिर भी उसका अनुपालन नहीं किया गया और नाम उस अधिकारी के मुंह पे डालने का ये निश्चित रूप से जी। लेकिन ये आपकी रिपोर्ट आने के बाद जाहिर तौर पर आप लोगों ने पत्रकारों को दोषी ठहरा दिया और उसके बाद उनकी पेशी तक विधानसभा में होने वाली थी। हालांकि आखिरी समय पर जो कटघरा बना था उसमें नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो लोग कोर्ट चले गए थे और स्टे ले आए थे। और इन सब के बावजूद जो चैनल है उसने ना ही बोला है कि हमने गलत किया, ना ही कोई माफी मांगी है। देखिए, अब ये हमारा विषय नहीं है कि चैनल ने ये कहा कि हम दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं। अब ये बात हमने अपनी रिपोर्ट में नहीं, ये तो आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पत्रकार दोषी हैं, ये तो आपने लिखा है ना। दी गई है नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अब सारा ज्यूरिडिक्शन नहीं सतीश जी, आपने अपनी रिपोर्ट में ये तो लिखा है ना कि पत्रकार दोषी हैं। चलिए, कुछ तकनीकी खामी आ रही है जिसकी वजह से सतीश निगम जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर हमारे साथ एपी ओझा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एपी ओझा जी, अभी आपने सतीश निगम जी को भी सुना है। जी सुरेंद्र जी, चलिए आप पहले बता दीजिए, फिर हम एपी ओझा जी के पास आते हैं। जी बताइए सुरेंद्र जी। नहीं, आप ओझा जी के पास जाएं। मेरा तो स्पष्ट रूप से कहना था कि 68 लोगों की मौत हुई और जिम्मेवार कोई नहीं। ये जस्टिस विष्णु साहे साहब की कौन सी रिपोर्ट है इस चीज, और इसमें जस्टिस विष्णु साहे साहब ने एक्शन के लिए क्या लिखा है कि एक एलआईयू का इंस्पेक्टर और एक उससे पूछा जाएगा, डीएम से पूछा जाएगा 68 लोगों की मौत के जिम्मेवार। और वहां पर जिस तरीके से 1948 में भी दंगा कभी गांव में नहीं पहुंचा था और जिस प्रकार से गांव में दंगा पहुंचा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द को छिन्न भिन्न करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। चाहे वो मिस्टर संगीत सोम हो, चाहे वो सुरेश राणा साहब हो, चाहे वो हुकुम सिंह साहब हो, चाहे इस तरीके के जितने भी वहां के लोकल लीडर्स हो, इन लोगों के खिलाफ आखिर विष्णु साहे साहब को रिपोर्ट में कहीं कोई भी प्रमाण नहीं मिला। 25 तारीख को जो कादिर राणा साहब एंड कंपनी ने वहां पर एक पंचायत की है जिला मुजफ्फरनगर के चौक पर,
उसमें जिस तरीके के भड़काऊ भाषण इन्होंने मुनव्वर सलीम ने या इस तरीके के जो 12-14 मौलाना मुसर्रत ने, इन सब लोगों ने कि उनके खिलाफ कहां पर कोई कार्रवाई है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये समाजवादी पार्टी की ये रिपोर्ट और इसमें एक्शन टेकिंग कहीं पर भी नहीं समझ में आ रही। मेरी बड़ी स्पष्ट मांग है कि इसकी कम से कम आप मिनिमम से अगर मिनिमम करें तो सीबीआई की जांच करें या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच बीजेपी ने भी यही मांग की है सुरेंद्र जी, सीबीआई जांच की मांग की है और बड़े स्पेसिफिक मिल सके कि 68 लोग मरे हैं तो जिम्मेवार कौन। जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सवाल है। एपी ओझा जी आपके पास यहाँ पर आते हैं, दो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं नूतन ठाकुर ने ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। उनका मानना है, उनके अनुसार जस्टिस विष्णु साहे जून 2008 से दिसंबर 2012 के मध्य यूपी मानवाधिकार आयोग के सदस्य रह चुके हैं और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 24(3) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य भविष्य में केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी अग्रिम नियोजन का पात्र नहीं हो सकता है। एपी ओझा जी, आपकी आवाज चली गई। नहीं, आप बोलिए, आप बोले जो ओझा जी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जिस भी घटना को हसप करना हो, उसको खत्म करनी हो, उसकी एक रिटायर्ड ऑफिसर से या एक रिटायर्ड जस्टिस से उसकी जांच करा दीजिए, इंक्वायरी करा दीजिए बस। क्योंकि आप ये देखिए कि ये रिपोर्ट देनी कितने दिन में थी और आई कितने दिन में और आने का समय क्या है। दूसरी चीज ये है कि जब भी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें तथ्यपरक जांच नहीं होती। जो जिसने अपॉइंट किया है उसके हिसाब से उसको देखते हुए किया जाता है। और नूतन ठाकुर ने जो बात कही है उसको अगर आप पीछे से रिलेट करके देखें तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में एक उपकृत करने का भी प्रावधान देखा जाता है। और इस तरह से जांच जैसी की गई है, मैं राजपूत जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मतलब इस जांच का मतलब क्या है, इसका लब्बो-लुबाब क्या निकला है, इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें, किसको दोषी माने और किस तरह से किसको हम यहाँ पे क्लीन चिट दे रहे हैं। तो ये जांच वास्तव में एक मजाक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी, यहाँ पर 2 दिन के जो हिंसा मुजफ्फरनगर में हुई है उसको लेकर तो पूरी रिपोर्ट गठित कर दी गई, लेकिन ये 13-14 दिन पूरी हिंसा चली है जो शामली से फैलती हुई आगे बढ़ती चली गई है, मेरठ तक पहुंच गई थी। इन 13-14 दिन के लिए कोई भी यहाँ पर ना ही कदम उठाने की बात की गई है, ना ही किसी को दोषी ठहराया गया है। मनीष जी, सवाल बहुत बड़ा है यहाँ पर। मेरे दोस्त सुरेंद्र राजपूत जी भी कह रहे थे इन दंगों में प्रशासन की भूमिका थी और शासन क्या कर रहा था। हाँ। तो मैं उनके जवाब में कहना चाहूंगा कि सूप बोले तो सूप, चलनिया क्या बोले जिसमें 72 छेद। मलियाना, हाशिमपुरा, दिल्ली, सिखों का दंगा, चाहे कानपुर में सिखों का नरसंहार हुआ हो, उसमें कांग्रेस पार्टी का शासन था और प्रशासन उन्हीं का था। तो सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी से पूछना चाहूंगा उस मामले में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और उस मामले में कांग्रेस पार्टी के नेतागण जो दोषी ठहराए गए और ऐसे में आप मुजफ्फरनगर हिंसा तक ही केंद्रित रखें और मुजफ्फरनगर हिंसा में जो रिपोर्ट आई है, चूंकि हम चर्चा उस पर कर रहे हैं, तो जवाब आप उसी को केंद्र में रखकर दें। अगर दंगों की बात होगी तो पहले से होगी, आज एक दंगे की बात नहीं होगी। अगर दंगे की बात होगी तो बहुत पहले से होगी और काफी समय की होगी। पार्टी के जो नेता हैं क्या वो अधिकृत रूप से आए हैं समाजवादी पार्टी का ये पक्ष मानूं मैं? बताइए मनीष। अगर आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछूं कि समाजवादी पार्टी का अगर ये अधिकृत पक्ष हो तो मैं इसका जवाब दूं। वापस हम चर्चा का रुख करेंगे। सुरेंद्र जी बताइए, आप क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज की डेट में अगर मुजफ्फरनगर को देखें तो मुजफ्फरनगर ने देश की तकदीर बदल के रख दी। उत्तर प्रदेश में भाजपा को 71+2 सांसद 73 सांसद दिए और मुजफ्फरनगर दंगों का ही वो स्वभाव और प्रभाव था। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने इस देश के प्रति जितना अन्याय किया है, आज की डेट में नरेंद्र मोदी को पदारूढ़ करने में जो मुजफ्फरनगर दंगों की भूमिका रही है, उस भूमिका के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो जितनी भी सजा इस पार्टी को, इस शासन को और प्रशासन को मिले उतनी कम है। मैं आपसे बताऊं, रही बात इन्होंने जो चैनल का जो हेड था, वो क्या नाम था उसका, शर्मा,
उसको तो आप खींच करके लाने की बात कर रहे हैं। आज की डेट में एक हत्या हो जाती है, पूरा पुलिस महकमा जो है, डीजीपी तक परेशान हो जाता है कि इस हत्या का हत्यारा कौन है। वो खींच कर अखबार वाले रख देते हैं उसको, अगर हत्यारा 2 दिन में, 3 दिन में या 5 दिन में ना पकड़ा जाए। लेकिन मुजफ्फरनगर में तो 68 लोग आधिकारिक रूप से मरे हैं, 14-15 बलात्कार आधिकारिक रूप से उन्होंने माने हैं कि वहां हुए हैं। कैंपों में हजारों शरणार्थी आधिकारिक रूप से साल भर रहे हैं, वहां पर 10-10 लाख रुपए के मुआवजे आधिकारिक रूप से दिए गए हैं, और उनकी हत्याओं का दोषी कोई नहीं। आप इस चीज को देखिए, और उन हत्याओं के दोष से बचने के लिए आप लेकर के यहां से और 1832 तक के दंगों पर चले जाएंगे। शर्म की बात है। यहां पर आप इस चीज को समझें कि इन दंगों की नवैयत ने हिंदुस्तान की सोशल फैब्रिक को चेंज कर दिया। आज की डेट में जुमलेबाजों की सरकार आ गई है। 71 जमा 2 सांसद अगर ये नहीं होते, भाजपा अगर पुराने रोल में रहती, 10 सांसद होते, तो मैं तुलिका जी आपको बताऊं, 62 सांसद इस भाजपा से कम कर दीजिए, भाजपा की सरकार नहीं बनती है। जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर हिंसा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। 2014 में जो चुनाव के नतीजे आए थे। जी, अनीस अंसारी जी के पास जाएंगे। अनीस अंसारी जी, आप कुछ कहना चाहते, बताइए। जी, मैं यह कह रहा था कि मेरा तजुर्बा ये है, और बहुत से कमिश्नरों ने इस पे नतीजा निकाला है कि जहाँ कहीं भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वहां पर कोई न कोई सियासी ग्रुप सियासी फायदा उठाने के लिए एक्टिव होता है। जी। तो कमीशन को, विष्णु सहाय कमीशन को उन एलिमेंट्स की निशानदेही करना जरूरी थी जिन्होंने इस दंगे से फायदा उठाया है। जी। खाली किसी एक पार्टी ने फायदा उठाया हो, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि इसमें मल्टीपल पॉलिटिकल एंगल्स थे और उन ग्रुप्स ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। उनकी निशानदेही जरूरी है, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ताकि मुस्तकबिल में जब भविष्य में कभी इस तरीके की हालत पैदा हो तो उसको कंट्रोल किया जा सके। इसमें एक और चीज भी जो कम लग रही है मुझे, वो ये है कि ये सही है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस की, इस वजह से आप अदालती तौर पर कमीशन के जरिए तय नहीं कर सकते किस आदमी ने कत्ल किया, किस आदमी ने कत्ल नहीं किया, किसने अबेट किया। हाँ। लेकिन कत्ल हुए हैं, बहुत लोग बेघर हुए हैं, प्रॉपर्टी लूटी गई है, बेइज्जतियां की गई है। इन सारी चीजों में कौन लोग मुलव्वस थे, कौन लोग डायरेक्टली शामिल थे, उसकी भी निशानदेही जरूरी है। और ये स्टैंड ले लेना कमीशन के जरिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 2 प्रोसेस से सजा नहीं दे सकते, ये बहुत कमजोर दलील है। क्योंकि आप फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की हैसियत से कोई अदालत का काम नहीं कर रहे हैं, आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है, आपको तो खाली फैक्ट रखने हैं। वो अल्टी बल्टी तो अदालत में मामला जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं और दूसरे लोग उसको देखेंगे कि कहां तक जिम्मेदारी है। लेकिन कमीशन को एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये तय करना चाहिए था कि कौन लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट किया था, किनकी शह पर यह कार्रवाई हुई। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की या दूसरे लोग जिम्मेदारी तो सिर्फ ये साबित होगी कि उन्होंने डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी की, उन्होंने गलतियां की पोस्ट को संभालने में। उनके ऊपर कोई ये इल्जाम थोड़ी साबित हो सकता है कि उन्होंने मर्डर किया। हाँ। या मर्डर की शह दी। इस वजह से जिन्होंने कत्ल किया था या कत्ल कराने के लिए इनकरेज किया था, इंसाइट किया था, तैयारी की थी, प्रोवोकेटिव स्पीचेस दी थी, उनकी निशानदेही होना चाहिए था, उनके खिलाफ एक्शन रिकमेंड होना चाहिए था। एपी ओझा जी, यहाँ पर आपके पास आएंगे। जैसा कि अनीस जी ने भी कहा और सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कहा कि जो पहले की एक्टिविटीज हैं, लेकिन न्यूज लगा मुजफ्फरनगर हिंसा हुई थी उसके पहले 6 महीने पहले से जो हालात बन रहे थे उसके बारे में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। यहाँ पर हम सरकार को दोषी इसलिए ठहरा सकते हैं क्योंकि सरकार ही निर्देशित करती है प्रशासन को। अगर प्रशासन उस चीज को ध्यान में नहीं ला रहा है तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। सरकार का ध्यान नहीं गया, प्रशासन का भी ध्यान नहीं गया, और नतीजा ये रहा कि एक 2 खानदानों की लड़ाई, जैसा कि सुरेंद्र जी कह रहे थे, 2 खानदानों की लड़ाई ने इतना हिंसक रूप ले लिया। 78 लोगों की जान चली गई, 68 लोगों की जान चली गई। एक बात और यहाँ पर सामने आती है कि जब भी ऐसे आयोग बनते हैं तो उसकी जो रिपोर्ट होती है उसमें वो कदम भी उठाने की बात की जाती है जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हर बार रिपोर्टें सामने आती हैं, ऐसी बात कही जाती है, लेकिन उन पर कभी अमल नहीं होता है।
देखिए, मैं अनीस अंसारी जी की बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने जो बात कही वो महत्वपूर्ण ये है कि इसके पीछे कौन है। इस रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं आया कि इस दंगे के पीछे कौन है। दंगा होने के बाद जो डिक्लेरेशन ऑफ ड्यूटी आई वो तो आ रही है कि डीएम की है, एसपी की है, एलआईयू की है, लेकिन इस पूरे प्रकरण के पीछे कौन है, किनको इसका फायदा नुकसान हुआ, वो भी एक अलग बात है। लेकिन ये माहौल एक दिन में नहीं बना, ये एक मुतवातिर 3-4 महीनों से जो बनाया जाता रहा है और उसकी जानकारी सभी को थी जी। जो करा रहे थे और जो शामिल थे सबको ये पता थी। और जैसा कि अभी राजपूत जी ने भी बताया कि वहां इसके पहले डीजीपी तक ये खबर थी, या शासन को, अगर डीजीपी को खबर थी तो जाहिर सी बात है शासन को भी खबर थी, क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं है जो कोई एक आदमी अपने पास रख ले। और लेकिन पूरी सबसे जो हास्यास्पद बात आ रही है कि पूरी रिपोर्ट में सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए, एक एसएसपी सुभाष चंद्र और एक प्रबल प्रताप सिंह जो एलआईयू का इंचार्ज है, बाकी सारे लोगों के बारे में या डीएम के बारे में कि उन्होंने कोई वैसी नहीं किया, ऐसा नहीं है। उसके पहले वहां की एसपी और डीएम को ट्रांसफर भी किया गया था। तो मॉनिटरिंग, जब ट्रांसफर तो शासन ने ही किया था, ट्रांसफर वहां किसी और ने नहीं किया था, तो फिर इस पे अगर शासन ने उनको ट्रांसफर किया था तो उसके बाद शासन ने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की, और की तो उसका नतीजा क्या? हमारे पास नहीं बचा है। मनीष जी से इन बातों का हम जवाब लेते थे। मनीष जी, 700 पन्ने की इस रिपोर्ट में 2 लोगों को आपने दोषी ठहरा दिया। बहुत अहम सवाल उठाए हैं ओझा जी ने कि पिछले जो दंगे हुए हैं उसके 6 महीने पहले से माहौल वहां पर बन रहा था, उस दौरान आपकी सरकार की ओर से ट्रांसफर तक हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी आप लोग उस दंगों को नहीं रोक पाए और आपने प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी। तुलिका जी, शासन ने दंगे रोकने की पूरी कोशिश करी। इस दंगे में करके बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कांग्रेस के इमरान मसूद अगर इस दंगे में शामिल है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर इमरान मसूद का नाम भी हो उस दंगे में तो कैसी बात करते हैं, ये कौन है समाजवादी पार्टी के नेता, ये गलत बयानी कर रहे हैं। इमरान मसूद वहां दूर दूर तक नहीं था। इमरान तरीके की बात खेल रहे थे। सईदुल जमा का नाम है वहां, आपको जानकारी नहीं है। सुरेन जी, आपको जानकारी नहीं है, इमरान मसूद का नाम नहीं है, कहीं पर भी नाम नहीं है। सुरेन जी, इमरान मसूद उसी के बाद आपके हीरो। मैं इमरान मसूद की जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, इमरान मसूद आपके हीरो है और यहाँ पर यह बहस नहीं चल सकती अगर इस तरीके की बातें कही जाएंगी। इमरान मसूद मुजफ्फरनगर कभी गया ही नहीं। इमरान मसूद का इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है। मनीष जी, इमरान मसूद से आगे बढ़ते हैं, हमारे पास समय नहीं है। जो जवाब आपसे मांग रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। रिपोर्ट शायद आपने पढ़ी है पूरी, मेरे ख्याल से 700 पन्ने की पढ़ी है, तब बोल रहा हूँ। 1 मिनट जी अनीस जी, एक कमेंट बस जी। देखिए, कानूनी तौर पर तो एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने पे जी, लेकिन सियासी जिम्मेदारी और अखलाकी जिम्मेदारी, उससे किसी भी सरकार को बचाया नहीं जा सकता। हाँ। हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इसके जमाने में जो भी सरकार हो, उसके जिस सरकार के जमाने में इतने बड़े 400 दंगे हुए हैं अनीस अंसारी साहब, जिस सरकार के जमाने में, और ये सरकार खुद कह रही है, बड़े राइट्स हो, उसकी अखलाकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अवाम के जहन में रहेगी। और सरकार को बहुत कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंसाफ दिलाने का कि जो लोग दंगे के लिए जिम्मेदार थे ओझा जी कह रहे थे कि जो इस रिपोर्ट को सदन के पटल में रखा गया, जो उसका समय बहुत अच्छा आप लोगों ने चुना, लेकिन अब जनता हमारी बहुत जागरूक है, बेवकूफ नहीं है, सारी चीजें समझ रही है। अनीस जी कह रहे हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और राजनीतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की है और आप राज्य सरकार को इससे दोष मुक्त नहीं कर सकते, किसी भी लिहाज से नहीं कर सकते। चाहे भी इस पूरे 700 पन्ने में सिर्फ 2 अफसरों को दोषी ठहरा दे, लेकिन राज्य सरकार है दोषी। दो लोगों को दोषी हमने नहीं ठहराया है, जस्टिस विष्णुकांत सहाय की रिपोर्ट ने ठहराया है। आयोग भी तो आप ही का बनाया हुआ था। चलिए, अब समय हमारे पास नहीं है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, लेकिन आपके किसी भी जवाब से हम संतुष्ट तो नहीं सरकार बनाती है। है। आप चाहे जितना भी कह ले कि आपकी सरकार दोष मुक्त है और उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है।
कहीं ना कहीं जैसा कि अनीस जी कहते हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सरकार की बनती है, और खुद आप खुद कह रहे हैं कि 400 दंगे इस कार्यकाल में हुए हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनीस जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एपी ओझा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज।